सितंबर में जब गृह मंत्रालय ने पीएफआई की कमर तोड़ी थी तो उसी वक्त अंदाजा लगाया गया था कि आतंकी संगठन चुप तो बैठने वाला बिल्कुल नहीं, और हुआ भी ठीक वैसा ही। ये संगठन बैन जरूर हो गया, लेकिन इसकी देश विरोधी गतिविधियां बराबर चलती रही। इसे 4 महीनों के वक्त में भी ये चैन से नहीं बैठा, बल्कि अपनी नई साजिश को अंजाम देने में जुट गया। 2047 तक ये हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाना चाहता था और उसी के लिए ये अभी भी काम कर रहा है। लेकिन इस साजिश में इसने जगह बदल दी, तरीका बदल दिया, लेकिन फिर भी सरकार की नजरों से नहीं बच पाया। अब जब इसकी नई साजिश का भांडा फूट चुका है तो जाहिर सी बात है कि इस बार एक्शन भी तगड़ा होने वाला है। गृह मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। कल ही मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी जिसमें बताया था कैसे एक जनजातीय लड़की के साथ एक मुस्लिम जिहादी ने उसके 50 टुकड़े कर दिए। ये कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का एक छोटा सा हिस्सा था। देश के जनजातीय समुदाय की लड़कियों के साथ शादी करके उनकी जमीनों को हड़पने का षड्यंत्र देश भर में चल रहा है। अभी हाल ही में इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने एक कानून बनाया है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा त्रस्त झारखंड वोट बैंक की राजनीति के कारण इसे नजरअंदाज कर रहा है। झारखंड के अलग अलग इलाकों, खासकर साहिबगंज संताल में जनजातीय लड़कियों से मुस्लिम लड़के प्यार के नाम पर दुष्कर्म, हत्या और उनकी जमीनों को हड़पने के मामले आए दिन सामने ला रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लड़के शादीशुदा होने के बावजूद जनजातीय लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर रहे हैं। शादी करने के बाद मुस्लिम जिहादी इन जनजातीय लड़कियों को उन क्षेत्रों में चुनाव लड़वाते हैं जो उनके लिए आरक्षित होते हैं। कई बार आदिवासियों की जमीनों को खरीदने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, इस शादी के नाम पर मुस्लिम समुदाय के लोग वनवासियों के बीच अपनी पैठ बढ़ाते हैं और उनकी लड़कियों को नौकरी आदि का लालच देकर मानव तस्करी कर देह व्यापार में धकेल देते हैं। पहाड़ी आदिवासियों के पास काफी जमीनें होती हैं। ऐसे में अगर कोई मुस्लिम इनकी समुदाय की लड़कियों से शादी करता है तो बाद में उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेता है। बोरियो इलाके में पिछले 1 साल में 100 से ज्यादा मुस्लिमों ने जनजातीय लड़कियों से प्रेम विवाह किया। पहाड़िया समुदाय की बोरियो, बरहेट, तालझारी, पतना प्रखंड में अच्छी खासी आबादी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 80% पहाड़िया जनजातीय धर्मांतरण कर ईसाई बन चुके हैं। अब मुस्लिमों की इन पर नजर गड़ी है। इस तरह इस जनजाति की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। संताल की प्रमुख आदिवासी जनजाति संताल से पहाड़िया की प्रतिद्वंदिता है। ऐसे में मौका तलाशने वालों को भी मौका मिल जाता है। इस मामले को बीजेपी नेता अमित मालवीय ने गंभीरता से उठाया है। अमित मालवीय ने यह कहा है कि जनजातीय महिला की हत्या को पीएफआई के भारत के इस्लामिक सत्ता कायम करने वाले एजेंडे के साथ देखना चाहिए। जनजातीय महिलाओं को दूसरी बीवी की तरह लेना, फिर उनके माध्यम से चुनाव जीतना, जमीन पर कब्जा करना रणनीति का एक हिस्सा है। जनजातीय महिला के बाद संपत्ति गैर जनजातीय पति की हो जाती है। अमित मालवीय ने भी साहिबगंज में 2 दिन पहले पहाड़िया समुदाय की एक लड़की रबीका पहाड़न को उसके मुस्लिम शौहर दिलदार अंसारी ने टुकड़ों में काटने का मामला उठाया। दिलदार ने रबीका से शादी करने के 1 हफ्ते बाद ही उसकी हत्या कर इलेक्ट्रिक कटर से शव को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। इस काम में मुस्लिमों की मदद प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पीएफआई भी कर रहा है। इसके आधार पर प्रतिबंध के बावजूद वो अपना आधार लगातार झारखंड में बढ़ा रहा है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह की शादियों के जरिए पीएफआई ने झारखंड में करीब 10,000 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। करीब 4 महीने पहले झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी थी। अपनी इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि पीएफआई प्रतिबंध के बावजूद पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज और गोड्डा में संगठन का विस्तार कर रहे हैं। झारखंड में जिन जगहों पर पीएफआई ने सबसे ज्यादा जमीनें खरीदी हैं उनमें राजमहल, उधवा, तालझरी और बरहेट प्रखंड के अयोध्या, जोगोटोला,
वृंदावन, कमरटोला, महाराजपुर, बालूग्राम, गंगटिया, तीन पहाड़, बाजार और पाकुड़ के चंद्रापाड़ा, राशीपुर, जोगाडीही व पादरकोला गांव शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि कई गांवों में पीएफआई ने जमीनों पर कब्जा कर लिया और बाद में उसे औने पौने दामों में खरीद लिया। पीएफआई इस काम के लिए न सिर्फ स्थानीय मुस्लिमों का इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि अवैध रूप से इन इलाकों में रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी फंडिंग करता है। इन जनजातीय लड़कियों से शादियों के जरिए न सिर्फ चुनाव लड़कर सत्ता में दखल बढ़ाई जा रही है और जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, बल्कि इसके जरिए नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स मतलब एनआरसी से बचने का उपाय भी तलाशा जा रहा है। संथाल के 4 जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ मिलकर पीएफआई ने वनवासियों की जमीन बड़े पैमाने पर खरीदी है। पीएफआई के सदस्य आदिवासी लड़कियों से शादी कर उनके नाम से जमीन खरीदते हैं। ऐसा करके बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद को आसानी से झारखंड का निवासी बता देते हैं। दरअसल मुस्लिमों से शादी करने वाली आदिवासी महिला अपने दस्तावेज में पति का नाम ना दिखाकर पिता का नाम दर्ज कराती है। इससे उसकी जमीन का मालिक उसका गैर जनजातीय पति बन सकता है। इस समस्या को देखते हुए पिछले महीने यानी नवंबर 2022 में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अनुसूचित इलाकों में पंचायत विस्तार अधिनियम लागू किया। इस कानून के तहत जनजातीय क्षेत्र की ग्राम सभाओं को ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई ताकि जनजातीय लोगों की जमीनों पर कब्जा करने के मकसद से जनजातीय महिलाओं से शादी और धर्मांतरण पर रोक लगाई जा सके। इसे लागू करने की घोषणा करते हुए सीएम ने कहा था, कई बार धोखे से, छल कपट से हमारी जनजातीय बहनों बेटियों को लालच देकर विवाह कर लिया जाता है, उनके नाम पर जमीन दे दी जाती है और वो जनजातीय भूमि कहलाती है। कभी कभी धर्मांतरण का भी उपयोग किया जाता है। अब हम मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश में इस कानून के तहत राज्य के 89 जनजातीय ब्लॉकों के अंतर्गत आने वाले 5212 पंचायतों के 2350 गांवों की ग्राम सभाओं को स्वशासन की अनुमति दी गई। मध्य प्रदेश पेशा एक्ट लागू करने वाला देश का 7वां राज्य भी बन चुका है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र पेशा कानून बना चुके हैं। पीएफआई पर पूरे देश में प्रतिबंध लगने से पहले झारखंड देश का पहला राज्य था जिसने इस कट्टरपंथी संगठन पर प्रतिबंध लगाया था। झारखंड सरकार ने 21 फरवरी 2018 को पीएफआई को प्रतिबंधित कर दिया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई का अन्य आतंकी संगठनों से जुड़े होने के सबूत मिलने के बाद उस पर और उसके 8 सहयोगी संगठनों पर सितंबर 2022 में 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया था। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई ने भारत को साल 2047 तक इस्लामी राष्ट्र बनाने के अपने विजन डॉक्यूमेंट में इस साजिश का जिक्र किया। छापेमारी में जब्त किए गए दस्तावेजों में कहा गया है कि पार्टी को राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और अंबेडकर जैसी अवधारणाओं का उपयोग इस्लामी शासन स्थापित करने के वास्तविक इरादे को ढालने के रूप में और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी तक पहुंचने के लिए करना चाहिए। पीएफआई ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में आगे लिखा था, इस चरण में पीएफआई का कहना है कि पार्टी मतलब पीएफआई को एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के साथ घनिष्ठ गठबंधन बनाना चाहिए और चुनाव में कम से कम कुछ सीटें जीतनी चाहिए। पीएफआई जो गठबंधन बनाना चाहता है उसमें 50% मुस्लिमों की हिस्सेदारी और 10% एससी, एसटी, ओबीसी की हिस्सेदारी होगी। हमें ये दिखाकर आरएसएस और एससी, एसटी, ओबीसी के बीच एक विभाजन पैदा करने की जरूरत है। आरएसएस केवल उच्च जाति के हिंदुओं के हित की बात करने वाला संगठन है। धर्मांतरण के जरिए जनसंख्या बढ़ाने के साथ साथ जनजातीय इलाकों में जमीनों की क्यों जरूरत है, इसका खुलासा भी पीएफआई के डॉक्यूमेंट में किया गया। इसमें लिखा है, हमारे पास एडवांस पीई पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अभी तक उचित और एकांत प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। चुनौती का सामना करने के लिए इकाइयों को मुस्लिम बहुल इलाकों या दूर दराज के इलाकों में भूखंडों का अधिग्रहण करना चाहिए ताकि हथियारों और विस्फोटकों के भंडार के लिए उचित प्रशिक्षण सुविधाएं और डिपो स्थापित किए जा सके। एक पूरे इलाके पर कब्जा करना और वहां ट्रेनिंग और विस्फोटकों का भंडारण करना
मेरे हिसाब से तो कोई छोटी मोटी साजिश का हिस्सा नहीं हो सकता। इस बात से तो ये साफ हो गया कि पीएफआई के लिए 5 साल का बैन काफी नहीं है। अब इसका परमानेंट इलाज करना होगा। इसका फन एक बार में ही कुचलना होगा, जिससे दोबारा ये फड़फड़ा ना सके। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।